हमारे प्रिय और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, विश्वविद्यालय के हमारे समकालीन श्री ब्रजेश पाठक जी, उनके बगल में बैठे हुए आदरणीय श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी, आदरणीय ज्ञानेंद्र जी, अखिलेश जी, सामने बैठे हुए हमारे वीरू भाई, शरद भाई, पवन उपाध्याय और लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी साथीगण व अखिलेश जी के परिवार के सभी सदस्यगण, उपस्थित बंधुओं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं सर्वेश अस्थाना हूँ, साहित्य परिवार का एक बहुत छोटा सा सदस्य हूँ, आपके सम्मुख हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे इस विशिष्ट कुर्सी पर क्यों बिठाया अखिलेश जी ने और शरफ अब्बास साहब ने और ज्ञानेंद्र जी ने, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि जब आप बड़े मंच पर बैठते हैं, जब आप बड़े मंच पर बैठते हैं तो आप चाहे जितने छोटे हों, आपके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। जब मैं ब्रजेश पाठक जी के बगल में बैठता हूँ तो मुझे बहुत आत्मविश्वास पैदा होता है। वो बगल में बैठकर इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, इतनी शानदार बातें करते हैं, इतनी आत्मीयता भरी बातें करते हैं कि मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और ऊपर बढ़ें, विश्व स्तर पर उनका कुछ और हो, जिससे कि साहित्यकारों का भी कुछ और कल्याण। आज बहुत पावन अवसर है ब्रजेश भाई, आदरणीय। मैं एक्चुअली मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ब्रजेश पाठक जी को मैं आज से तो जानता नहीं हूँ, ये शायद जब 19 से 20 वर्ष के होंगे तब से जानता हूँ। इनका जो सूर्य है इनके नाम का, वो धीरे धीरे उगता चला गया और यहाँ तक मध्याह्न के थोड़ा पहले भी है और अभी मध्याह्न तक पहुँचना है। उसी के साथ साथ हम भी कविता में थे, तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है कि ये इतने बड़े पद पर होंगे। मैं ईश्वर को साक्षी मान के कह रहा हूँ, और यही व्यक्ति की सफलता होती है कि वो चाहे उच्चतम बिंदु पर बैठा हो लेकिन वो जमीन पर खड़ा नजर आए, तब उस व्यक्ति की पहचान होती है। ये ब्रजेश जी के भीतर है और इस कार्यक्रम में उनका आना भी उनकी उसी आत्मीयता का, विश्वविद्यालय परिवार से उनके आत्मिक जुड़ाव का नतीजा है। बड़प्पन हम इसलिए नहीं कहेंगे, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। प्रेम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। वो आपको प्रेम करते हैं, आप उनको प्रेम करते हैं। बड़ा पद होता है और बड़ा कद होता है। इस पूरे ऑडिटोरियम में सबसे लंबे ब्रजेश पाठक जी हैं। मैं जानता हूँ, इससे एक फायदा जनता को है कि जनता इनसे मुंह उठाकर बात करेगी, क्योंकि बहुत लंबे हैं। और इनका एक फायदा हम लोग उठाएंगे कि भले उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन हमसे सर झुका के बात करेंगे, क्योंकि ये लंबे तो ये जो आनंद की बातें हैं ये इसी तरह की महफिलों में होती हैं। लेकिन ये जो आज अवसर है वो बहुत आत्मिक है, भावनात्मक है और पारिवारिक है। बहुत अच्छा हुआ कि ब्रजेश पाठक जी का समय हमें इस समय का मिला था। अगर ये उस समय का समय दे देते जिस समय ये कार्यक्रम शुरू होना था, तो हम तमाम उन चीज़ों से वंचित रह जाते जो किसी समाज की रीढ़ को मजबूत करते हैं। आदरणीय विद्यासागर जी के बारे में जो उनके भाई साहब से सुनने को मिला, जो उनके पुत्रों से सुनने को मिला, जो उनके भांजे से सुनने को मिला, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे पिताजी स्वर्गीय भाग्यलाल अस्थाना जी, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी भी कमोबेश यही आदत थी। मैं देखता हूँ कि इस समय जो व्यक्ति 100 साल का होगा या उसके अर्थ पर तो होगा, तो वो उसी नेचर का हो। गांव में रहते थे, कोई आया तो कहते थे पहले जाओ भीतर खाना खा के आओ, फिर आगे बात होगी। अब अंदर खाना है कि नहीं है इससे उनको मतलब नहीं है, वो अम्मा जाने और अंदर घुस के खाने वाला जाने। हमारी माँ भी इन्हीं अम्मा की तरह कहती थी, थोड़ा घर की तरफ भी देखा करो, दुनिया की तरफ। तो ये सिद्ध हो गया कि जो पुराने समय के लोग थे वो समाज को अपना परिवार मानते थे और समाज के प्रत्येक छोटे को अपना पुत्र मानते थे और प्रत्येक बड़े को अपना। यही मूल्य अब कम हो गए हैं, इसलिए समाज में विघटन है,
और जो इसको जो एकीकृत परिवार हो गए, जो एक एक यूनिट अलग हो गई, ये उन्हीं बॉन्ड्स का कम होने का नतीजा निकला है। इस प्रकार की जो पुस्तकें रचती हैं वो बहुत बड़ी पुस्तकें होती हैं। मैंने इसका एक एक अक्षर पढ़ा है, एक एक अक्षर इस किताब का पढ़ा है। बिखरे मोती सबसे ज्यादा कहाँ बिखरे होते हैं? अगर पूछा जाए कि बिखरे मोती देखने हैं तो आपको कहाँ दिखाई पड़ेंगे सबसे ज्यादा बिखरे मोती? सबसे ज्यादा बिखरे मोती आपको दिखाई पड़ेंगे किसी समुद्र के तट पर, बालू में कहीं मोती पड़े मिलेंगे। वो क्यों बिखरते हैं? क्योंकि एक लहर एक तरह का मोती डालती है, दूसरी लहर दूसरी तरह का मोती डालती है, सैकड़ों हजारों लहरें मोतियां छोड़ जाती हैं, मूंगे छोड़ जाते हैं, माणिक छोड़ जाते हैं। उनको हम इकट्ठा करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास खजाना है। तो ये जो बिखरे मोती है ना, ये पहली कविता से लेकर के और अंतिम कविता तक अलग अलग भाव हैं, अलग अलग उसकी पृष्ठभूमियां हैं, और अलग अलग कहने का सलीका है, और अलग अलग कहने का उद्देश्य है। इसमें राजनीतिक कटाक्ष भी है, इसमें पारिवारिक, जो ज्ञानेंद्र जी ने कविताएं 2 पढ़ के सुनाई, जो अनुज ने पढ़ के सुनाई कविता, सब में एक अलग अलग भाव है। कभी वही सक्सेसफुल होता है, कभी वही सफल होता है जो भावों के विभिन्न समुच्चय को इंद्रधनुष बना करके अपने भीतर रख ले। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, मैं मंच पर हास्य व्यंग करता हूँ। अगर मैं हास्य व्यंग नहीं सुनाऊं तो मुझे घर चलाना मुश्किल है। हमको ब्रजेश पाठक जी बुलाएंगे नहीं, कहेंगे यार तो हंसाते ही नहीं है। लेकिन कवि जो है वो भले शोरूम किसी एक विधा का रख लेता हो, लेकिन उसके भीतर संवेदना का वही तत्व होता है जो किसी भी रचनाकार के भीतर होता है। उसके भीतर वही छटपटाहट होती है, उसके भीतर वही आकुलता होती है, उसके भीतर वही मुस्कान होती है, उसके भीतर वही संवेदनाएं होती हैं जिनको वो शब्दों के माध्यम से एक एक अक्षर को शब्द बना करके, शब्दों को वाक्य बना करके, वाक्यों का संयोजन करके, फिर उनमें तुकांत लगा करके, फिर उसमें व्याकरण डाल करके वो बनाता है। आदरणीय विद्यासागर जी की इस पुस्तक को, बहुत छोटी पुस्तक है, कोई देखेगा कहेगा अरे इतनी छोटी पुस्तक, नहीं। राइफल इतनी बड़ी होती है लेकिन उसकी गोली इतनी बड़ी होती है, और प्रहार वही गोली करती है, राइफल नहीं करती। वो जरा सी चोट मार सकती है लेकिन उसके भीतर की गोली ही जान लेती है। कविता, जैसा ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि कविता ताव देती है, कविता घाव देती है। तो कविता जो है वो सब कुछ शब्द का है, शब्द ताव देता है, शब्द भाव देता है। अगर शब्दों को हम एक साथ जोड़ दें तो शब्द 2 तरह से भाव दे सकता है, या तो वो ताव वाले भाव देगा या वो पुलाव वाले भाव देगा। तो पुलाव वाले भाव जो है वो आपके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, और ताव वाले भाव जो होते हैं वो आपके भीतर चिंतन पैदा करते हैं। ये बिखरे मोती आपके भीतर चिंतन पैदा करेगी। ये बिखरे मोती आपको आगे लिखने के लिए प्रेरित भी कर सकती है, क्योंकि जितनी सरल भाषा में ये किताब लिखी गई है उतनी सरल भाषा में हम लोग बातचीत करते हैं। कविता बहुत कठिन होगी, समझ से